हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जाम 4 क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा नेचुरल साइंस। सो मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे इसके 60 एंड टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे। ठीक है, और इस वीडियो में हम जो ये पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। तो यहाँ से वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो पेपर का पैटर्न क्या है। इसमें 5 खंड दिए गए हैं, 15 प्रश्न हैं। खंड क में 12 बहुकल्पीय प्रश्न होंगे। खंड ख में 4 अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। 3 लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक। और खंड घ में 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 का। खंड अड़ में 4 जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा। इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से देख सकते हो। खंड क दिया गया है, सही विकल्प को आपको चिन्हित करना है। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी और बिलों में रहता है? तो कौन सा जीव है जो मिट्टी और बिल में रहता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कौवा है, गाय है, चींटी और कबूतर। तो क्या आंसर हो जाएगा? चींटी जो है वो मिट्टी और बिल में रहती हैं। निम्न में से कौन सा उभयचर है? उभयचर क्या होता है? उभयचर होता है जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है। तो मछली पानी में रहती है, कुत्ता ज़मीन पर रहता है, चिड़िया ज़मीन पर रहती है, मेंढक जो है वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रहता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग मच्छर को भगाने के लिए किया जाता है? तो कौन से पेड़ की पत्तियाँ होती हैं? जो नीम होता है, नीम के पेड़ की पत्तियों का उपयोग मच्छर को भगाने के लिए किया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन से वाली बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें गर्दन जो है वो फूल जाती है। उसको क्या बोलते हैं? घेंगा रोग बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं। क्वेश्चन 5 है, डैश वसा का एक अच्छा स्रोत है। तो वसा का अच्छा स्रोत कौन सा होगा? यहाँ पे जो देखिए दिया गया है, गन्ना, चावल, गोले का तेल, आम। तो वसा जो है वो चिकनी चीज़ों में होती है जिनमें चिकनाई होती है। तो गोले का तेल ये एक वसा का अच्छा स्रोत रहेगा। नेक्स्ट देखिए, लंबाई का मानक मात्रक क्या है? यानी लंबाई को हम कैसे मापते हैं? तो लंबाई को मापने का मानक मात्रक क्या रहेगा? मीटर रहेगा। मीटर से मापते हैं। ठीक है, बलिष्ठ जो है वो जैसे हाथों से मापते हैं, पैरों से माप लेते हैं, ये मानक मात्रक नहीं है। इनसे केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सेंटीमीटर छोटी इकाई है, तो मानक मात्रक जो है वो क्या रहेगा? मीटर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव इन सॉइल एंड ब्रो? तो सॉइल एंड ब्रो में कौन है? एंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन? एम्फीबियन यानी जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा। द लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री आर यूज टू रिपेल मॉस्किटो? मॉस्किटोज को दूर भगाने के लिए नीम ट्री का इस्तेमाल होता है, उनकी लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? गॉइटर डिजीज होती है। डैश इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट? ठीक है, फैट के लिए गुड सोर्स क्या है? दैट इज कोकोनट ऑयल जो है वो गुड सोर्स है फैट के लिए। एसआई यूनिट क्या है? लेंथ की। तो मीटर जो है वो एसआई यूनिट रहेगी लेंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से दोलन गति का कौन सा उदाहरण रहेगा? दोलन गति कौन सी होती है? जिसमें जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, इधर से उधर, जैसे झूला होता है ना। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, तो झूला जो है वो दोलन गति का उदाहरण है। पानी में घुलनशील पदार्थ कौन सा होगा? तो देखिए, नमक भी पानी में घुल जाता है, रेत नहीं घुलता, बुरादा नहीं घुलता है, चॉक पाउडर नहीं घुलता है। तो जो घुल जाते हैं उनको घुलनशील पदार्थ कहते हैं, जो नहीं घुलते उनको अघुलनशील कहते हैं। तो नमक जो है हो जाएगा पानी में घुलनशील पदार्थ। नेक्स्ट देखिए, साइकिल के पहिए का घूमना डैश गति का उदाहरण है। तो साइकिल के पहिए का घूमना कैसी गति है? साइकिल के पहिए का घूमना जो है वो एक वृत्तीय गति है, गोलाकार गति में घूमता है, तो वृत्तीय गति हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए, पृथ्वी पर चारों ओर जो है नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21। बाकी तो बहुत कम होती हैं। आर्गन 0.03% होती है ना। तो अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन जो है वो अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। निम्न में से कौन मीठे जल का स्रोत नहीं है? तो देखिए, नदियाँ ये भी मीठे जल का स्रोत हैं, झील भी होती है, कुआं भी होता है, लेकिन समुद्र जो है वो मीठा जल नहीं होता, उसका खारा जल होता है। क्लियर? इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑसिलेटरी मोशन? तो ऑसिलेटरी मोशन किसकी रहेगी? स्विंग यानी झूला जो है उसकी मोशन ऑसिलेटरी मोशन होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर सोल्यूबल मटीरियल? वाटर सोल्यूबल मटीरियल जो है
उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, जो पानी में चीज़ें घुल जाती हैं तो सॉल्ट यानी रेत पानी में घुल जाता है, बाकी जो चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट ये नहीं घुलेंगे। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बाइसिकल के व्हील जो है इसकी मोशन किस तरह का एग्जाम्पल है, तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल रहेगा। बी ये आंसर रहेगा, सर्कुलर मोशन। गैस फाउंड अराउंड द अर्थ इन मैक्सिमम क्वांटिटी, तो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है गैस जो चारों तरफ पाई जाती है अर्थ के मैक्सिमम क्वांटिटी में, वो कौन सी है, नाइट्रोजन है 78%। हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, वाटर से कितना पार्ट गिरा हुआ है अर्थ का, तो 2/3 पार्ट जो है वो गिरा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर रिवर, वेल्स, लेक ये सभी फ्रेश वाटर के सोर्स हैं, लेकिन सी जो है वो फ्रेश वाटर का नहीं है, ये सॉल्टी वाटर होता है। सी में कैसा वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी। नेक्स्ट देखिए खंड ख दिया गया है, इसमें है आवास किसे कहते हैं, शेर के आवास का आपको नाम लिखना है। अथवा में है शाक किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी लिखना है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे व्हाट इज अ हैबिटेट, राइट द नेम ऑफ हैबिटेट ऑफ लायन। एंड और में दिया गया है व्हाट इज अ हर्ब, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब ऑल्सो। यहाँ से आंसर करेंगे, वह स्थान जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं उसको क्या कहेंगे, हम आवास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देंगे हम जंगल, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, स्थल आवास कहेंगे। अगर यहाँ पे जैसे मछली है वो पानी में रहती है तो वो भी आवास है, और उसको क्या कहेंगे, हम जलीय आवास कहेंगे, ठीक है। और पक्षी जो है वो हवा में रहते हैं तो उसको हम वायवीय आवास कहेंगे। तो प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लीव दैट इज नोन एज हैबिटेट, उसको क्या कहेंगे, हैबिटेट। एग्जाम्पल रहेगा जैसे फॉरेस्ट है तो टेरेस्ट्रियल हो जाएगा। उसके बाद और में दिया गया है कि हर्ब या शाक किसे कहा जाता है, तो छोटा पौधा जिसकी डंठल मुलायम और हरी होती है। उदाहरण रहेगा जैसे टमाटर का पौधा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको शाक कहेंगे। 3 तरह के होती है ना, शाक होती है, दूसरा झाड़ी, और तीसरा क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मुलायम तने वाले जो हैं वो क्या होते हैं, शाक होते हैं। जैसे गुलाब का पौधा है वो किस में आएगा, झाड़ी में आएगा। और बाकी जैसे पीपल का पेड़ है वो सब किस में आते हैं, वृक्ष में आते हैं। स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, एग्जाम्पल रहेगा टमाटो प्लांट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के कोई 2 लक्षण जो है वो आपको लिखने हैं। तो कैल्शियम की कमी से कौन कौन सी जो लक्षण है वो क्या होते हैं, तो कमज़ोर हड्डियां हो जाती हैं, ठीक है। कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हड्डियां, और दांतों का क्षय होने लगता है, यानी दांतों जो है दांत वो कमज़ोर होने लगते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, दांतों का क्षय होता है। राइट 2 सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी इन अवर बॉडी, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर क्या होगा, वीक बोन्स होंगी, ठीक है, वीक बोन्स हो जाएंगी। और दूसरा क्या होगा, टूथ डिके हो जाएगा, क्लियर, टूथ डिके होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न को पारदर्शी और अपारदर्शी में वर्गीकृत करना है। पारदर्शी कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको यही समझना है। पारदर्शी होते हैं जिनके आर पार देखा जा सके, और अपारदर्शी होते हैं जिनमें आर पार नहीं देखा जा सकता हो। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो आप इस तरह से लिख देंगे, पारदर्शी इसमें क्या है, और दूसरा लिख देंगे यहाँ पे अपारदर्शी, क्लियर। तो बस बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होगा, जिसमें आर पार देखा जा सकता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पानी आ जाएगा, पानी किस में आएगा, पारदर्शी में। और हवा जो है वो भी आर पार देख सकते हो ना, वो भी क्या होगी, हवा। और ये गत्ता है ये किस में आ जाएगा, अपारदर्शी में। और लोहे का दरवाजा ये भी किस में आ जाएगा, अपारदर्शी में, ठीक है। ये आप लिख देंगे, लोहे का दरवाजा किस में आएगा, अपारदर्शी में। इसी तरह क्वेश्चन 4 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ट्रांसपेरेंट एंड ऑपेक। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है, तो इसमें वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एयर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगला है ऑपेक, ऑपेक जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो कार्डबोर्ड जो है वो क्या होगा, ऑपेक रहेगा। और आयरन डोर भी क्या रहेगा, ऑपेक रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करना है। नवीकरणीय जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है वो नवीकरणीय होंगे, और अनवीकरणीय जिनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी एक बार इस्तेमाल के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम अनवीकरणीय कहेंगे। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है, इसमें आप देख लेंगे। नवीकरणीय कौन से होंगे, नवीकरणीय हो जाएंगे, तो यहाँ पे नवीकरणीय हो जाएगा, जल जो है वो नवीकरणीय रहेगा, और जंगल वो भी क्या रहेगा, नवीकरणीय रहेगा, जल और जंगल, ठीक है। अनवीकरणीय में क्या रहेगा, अनवीकरणीय में कोयला होगा, और अनवीकरणीय में पेट्रोलियम हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम।
इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत इजी है। रिन्यूएबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिन्यूएबल हो जाएगा वाटर एंड फॉरेस्ट, और नॉन रिन्यूएबल में क्या रहेगा, नॉन रिन्यूएबल में हो जाएगा कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देंगे, कोल हो जाएगा और पेट्रोलियम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है, गर्म मरुस्थल में क्वेश्चन 6 है, गर्म मरुस्थल में ऊंट के जीवित रहने में सहायक उसकी 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। सेक्शन सी है, राइट एनी 3 स्पेशल फीचर ऑफ कैमल दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन हॉट डेजर्ट। आंसर रहेगा कि उसके पैर जो है वो कैसे होते हैं, पैर लंबे पैर होते हैं और चौड़े क्या होते हैं, चौड़े खुर होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिख देंगे, कुबड़ होता है। थर्ड है, कम मूत्र त्याग करते हैं। लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूफ्स, हैव अ हम्प, हम्प यानी जो उसकी जो कमर पे होता है कुबड़, एंड एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और यूरिन जो है वो बहुत कम अमाउंट में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है खंड ग में ही, क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्वास्थ्यप्रद खाद्य किसे कहते हैं, यानी जंक फूड किसे कहते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है। व्हाट इज जंक फूड, वाई इज इट हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल क्यों है जंक फूड। तो जंक फूड किसे कहेंगे, ज़्यादा शक्कर और वसा वाला जो खाना होता है, भोजन होता है, जो पैकेट फूड होते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, जंक फूड कहा जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहार रेशे जो है वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। फूड विद हाई शुगर एंड हाई फैट कंटेंट इज कॉल्ड जंक फूड। सच फूड्स कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स, सो दे आर हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, आलू के चिप्स और भुने हुए चने में से कौन हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक है और क्यों। विच इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ, पोटैटो चिप्स या रोस्टेड ग्राम। तो आप बताइए। ठीक है, आंसर करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा इनमें ज़्यादा हेल्दी है हमारे लिए, रोस्टेड ग्राम है या पोटैटो चिप्स है, और साथ में आपको रीज़न भी बताना है। तो देखिए, जो भुना हुआ चना होता है वो हमारे लिए अधिक लाभदायक है, क्योंकि इसमें आलू चिप्स की तुलना में प्रोटीन और आहार रेशा अधिक मात्रा में होता है, इसमें वसा की मात्रा कम होती है। रोस्टेड ग्राम इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर देन पोटैटो चिप्स। इट ऑल्सो हैव लोअर फैट कंटेंट। ठीक है, इसमें फैट कंटेंट कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम क्यों करना चाहिए, सीएनजी का पूर्ण रूप आपको लिखना है। Why fossil fuel should be used as little as possible, right full form of CNG। तो जो फॉसिल फ्यूल होता है यानी जीवाश्म ईंधन, वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी एक बार इस्तेमाल होने के बाद उसको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उत्पन्न करने में उसको जो है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, CNG की फुल फॉर्म क्या रहेगी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। Fossil fuels are non-renewable source of energy. They are found in limited quantity and take millions of years to form. तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। CNG की फुल फॉर्म रहेगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला रहेगा, अथवा में दिया गया है, दैनिक जीवन की 3 गतिविधियों की सूची बनाइए जो पानी की उपस्थिति में संभव है। लिस्ट एनी 3 एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखिए, 3 एक्टिविटी कौन सी हो जाएंगी, कपड़े और बर्तन धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पीने के लिए होती है, नहाने के लिए होती है। तो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स हो जाएगा, यूटेंसिल्स हो जाएगा, सेकंड ड्रिंकिंग हो जाएगा, थर्ड बाथिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, द्युतिहीन यानी सामग्री, जो चमकहीन सामग्री किसे कहते हैं, किन्हीं 4 चमकहीन सामग्री के नाम आपको लिखने हैं। सेक्शन डी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज नॉन लस्टर्स मटेरियल, राइट द नेम ऑफ एनी 4 नॉन लस्टर्स मटेरियल। तो चमकहीन पदार्थ कौन से होते हैं, द्युतिहीन कौन से होते हैं, जिनकी सतह चमकदार नहीं होती। तो चमकदार सतह न रखने वाले पदार्थ जो है वो द्युतिहीन होते हैं। तो देखिए, 4 गैर चमकीले पदार्थ कौन से हो जाएंगे, लकड़ी, कागज, जूट, रबर। तो मटेरियल विच डज नॉट हैव अ शाइनी सरफेस, उनको क्या कहेंगे, नॉन लस्टर्स कहेंगे। 4 नॉन लस्टर्स मटेरियल होंगे, वुड है, पेपर है, जूट, रबर, इनके अंदर कोई भी शाइनिंग नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, सेकंड इसी में, चमकहीन सामग्री को चमकदार किस प्रकार चमकदार बनाया जा सकता है, कोई 2 विधियां आपको बतानी हैं।
हाउ कैन नॉन लस्टर्स मटीरियल बी मेड लस्टर्स, राइट 2 मेथड्स, किस तरह से उसको जो है चमकदार बनाया जा सकता है। तो चमकदार कैसे बनाया जा सकता है, पॉलिश करके बनाया जा सकता है, ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे पॉलिश करके, या पतली परत में प्लास्टिक या मोम चढ़ाकर, बाय पॉलिशिंग या बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और वैक्स। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, एक दिन सारा अपने भाई छोटू और मित्रों के साथ लुका छिपी खेल रही थी। सारा फ्रॉस्टेड कांच के दरवाजे के पीछे छुप जाती है। क्या छोटू उसे फ्रॉस्टेड कांच के दरवाजे के पीछे से पहचान पाएगा। फ्रॉस्टेड कांच कौन सा होता है, यानी जिसकी सतह जो है कैसी होती है, धुंधली होती है। यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं, ये आपको बताना है। वन डे सारा वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हर ब्रदर छोटू एंड हर फ्रेंड। सारा हिड बिहाइंड द फ्रॉस्टेड ग्लास डोर, ठीक है, एंड वुड इट विल बी पॉसिबल टू छोटू टू रिकॉग्नाइज हर बिहाइंड फ्रॉस्टेड ग्लास डोर, इफ यस देन वाई एंड इफ नॉट देन वाई नॉट। आंसर रहेगा नहीं, उसे पहचानना संभव नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉस्टेड कांच का दरवाजा जो है वो कैसा होता है, अर्धपारदर्शी होता है, ठीक है। नो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज हर बिकॉज फ्रॉस्टेड ग्लास डोर इज ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट होता है यानी उसमें आर पार अच्छे से दिखाई नहीं देता, क्लियर दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है, उसको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट में अच्छे से दिखाई देता है, उसमें पहचान सकती है, ओपेक में तो दिखाई ही नहीं देता। नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है, वस्तुओं का जिस सामग्री से वह बनी के साथ मिलान करना है आपको। तो इसमें देखिए किताब जो है वो किससे मिलके बनी हुई है, किताब कागज़ से मिलके बनी है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। जूते किससे बनते हैं, जूते चमड़े से बनते हैं। खिलौने किससे बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं। मैच द ऑब्जेक्ट विद द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। बुक जो है वो पेपर हो जाएगा, शूज़ जो है वो लेदर हो जाएगा, एंड टॉय प्लास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो विटामिन डी किससे मैच होगा यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश से, यानी ये फोर्थ हो जाएगा, विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, ठीक है। लौह तत्व किस में ज़्यादा होते हैं, तो ये होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों में जो है आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें आ जाएगा। कैल्शियम किस में होता है, दूध में कैल्शियम होता है, तो सेकंड आ जाएगा। विटामिन ए किस में होती है, गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, तो ये फिफ्थ आ जाएगा। और प्रोटीन जो है मछली में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 10 करेंगे, विटामिन डी, तो ये आ जाएगा सनलाइट, ठीक है। आयरन किस में ज़्यादा होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कैल्शियम किस में होता है, कैल्शियम दूध में होता है, तो सेकंड। विटामिन ए किस में होता है, कैरेट में ज़्यादा होता है, एंड प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है, फिश में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प से रिक्त स्थान भरने हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है, तो कितने मीटर होंगे, 5000 मीटर होंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। और 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, तो 5 को इससे गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5000 मीटर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बच्चों का झूला झूलना किस गति के समान है, तो ये बच्चों का झूला झूलना दोलन गति होता है, जो इधर से उधर घूमते हैं। दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी, अभी बहुत ज़्यादा दूरी है दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी, तो उसको किस में मापेंगे, उसको किलोमीटर में मापेंगे। 1 मिलीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग होता है, तो वो उसका 10वां यानी 10वां भाग होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर, हाउ मैनी मीटर, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज, तो चाइल्ड की जो मोशन होती है वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ इज मेजर इन, दिल्ली और लखनऊ के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो किलोमीटर में मेजर करेंगे। 1 मिलीमीटर इज डैश पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो कौन सा हो जाएगा, 10th पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खंडड़ा दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। क्वेश्चन 12 है, विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा, मनीराम चाचा और वैज्ञानिक डॉक्टर रघु बच्चों के साथ प्रकृति की सैर पर जाते हैं। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का अवलोकन करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन भी करते हैं। बच्चे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में भी लिखते हैं, ठीक है। तो 2 जानवरों के नाम बताइए जिनका आवास जो है वो क्या है, वृक्ष है। तो ऐसे 2 जानवरों के नाम आपको बताने हैं, तो क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, एक जानवर का नाम बताइए जिसका आवास जमीन और पानी दोनों है। तो कौन सा है जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकता है? तो वो मेंढक हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आरोही लता और विसर्पी लता में एक अंतर लिखिए। आरोही लता और विसर्पी लता एक अंतर लिखना है और दोनों का एक एक उदाहरण भी आपको लिखना है। सेक्शन ई देख लेंगे तो इसमें आपको पैसेज को रीड करना है और आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे। नेम टू एनिमल्स हुज हैबिटेट इज ट्री। ट्री हैबिटेट किसकी होगी? क्रो की हो जाएगी, मंकी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेम वन एनिमल हुज हैबिटेट इज बोथ लैंड एंड वाटर। दोनों पे कौन रहता है? फ्रॉग रहता है, पानी में भी और ज़मीन पे भी। राइट वन डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर एंड क्रीपर। क्लाइंबर और क्रीपर में एक अंतर बताना है और एक एक का एग्जाम्पल लिखना है। यहाँ से भी आप आंसर देख सकते हो। तो ये जो होती है आरोही लता, ठीक है, आरोही लता जिसका कमज़ोर जो है क्या होता है? तना होता है, सहारे की इसको आवश्यकता होती है। उदाहरण क्या दे देंगे आप? मनी प्लांट। और दूसरा क्या हो जाएगा? जैसे विसर्पी लता होती है जो ज़मीन पर फैलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहा जाता है। क्लियर। उदाहरण आप दे देंगे जैसे कद्दू है, तरबूज है, ये विसर्पी लता का उदाहरण हो जाएगा। क्लाइंबर तो हैव वीक स्टेम, नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो, एग्जाम्पल रहेगा मनी प्लांट। नेक्स्ट देखिए, अगला है क्रीपर। क्रीपर में क्या होगा? क्रीप अलोंग द ग्राउंड, जो ज़मीन पर ही फैलती हैं, एग्जाम्पल रहेगा पंपकिन है, वाटरमेलन है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में चना और गेहूं में किस प्रकार का जड़ और शिराविन्यास पाया जाता है? तो जो चना होता है और गेहूं, इसमें बताना है आपको। यहाँ से आंसर कर लेंगे। चना जो है उसके अंदर मुख्य जड़ होती है, यानी इसको आप मूसला जड़ भी लिख सकते हो, मूसला जड़। ठीक है, और जालीनुमा शिराविन्यास होता है। गेहूं के अंदर रेशेदार जड़ होती है और समांतर शिराविन्यास होता है। क्लियर। इसमें आपको और अच्छे से इसको समझना चाहिए। जालीनुमा शिराविन्यास कैसा होगा? इस तरह से ये जालीनुमा शिराविन्यास होता है और समांतर शिराविन्यास में इस तरह से समांतर लाइंस होती हैं। चिकपी, टैप रूट और रेटिकुलेट वेनेशन। और वीट के अंदर क्या होगा? फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, लंच के समय बच्चे विद्यालय के मैदान में खेल रहे थे। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे जबकि दूसरे बच्चे मैदान के कोने से दूसरे कोने तक रहे थे। एक बच्चा एक रस्सी में लकड़ी का टुकड़ा बांधे घुमा रहा था। अब इसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोलन गति किसे कहते हैं? ठीक है, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। जो क्वेश्चन ओवर में था वो हम कर चुके हैं। विच टाइप ऑफ वेनेशन इन रूट इज फाउंड इन चिकपी एंड वीट। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन एंड व्हाट इज लीनियर मोशन। तो देखिए, वृत्तीय गति कौन सी गति, दोलन गति कौन सी गति होती है? ऑसिलेटरी मोशन कौन सी है? वस्तु किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर आगे पीछे गति करती है, जैसे झूला। ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। एक फिक्स्ड पोजीशन पे जो है वो क्या करते हैं? गति करते हैं। और उसके बाद है सरल रेखीय गति में क्या होगा? वस्तु सीधी रेखा में चलती है। ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव करता है। उसके बाद थर्ड है, माना आपके स्कूल और घर की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में लिखना है आपको। अथवा में दिया गया है 2500 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर, एक्सप्रेस इट इन मीटर एंड कन्वर्ट 2500 मीटर इन किलोमीटर। तो यहाँ से कर लेंगे 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1500 मीटर। क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1.5 में कितने हो जाएंगे? तो आप इसको गुणा कर देंगे। 1.5 गुणा में क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500। ठीक है, और एक 0 पॉइंट है ना यहाँ पे, डेसिमल है, तो ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1500 मीटर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद तो नेक्स्ट है 2500 को आप मीटर को 2.5 किलोमीटर में बदलना है। अब किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए 1000 मीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर के बराबर। अब यहाँ से आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है ना, तो किलोमीटर को इधर लिख लेंगे। 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1/1000 के। करना कितने मीटर को बदलना है? 2500 मीटर को बदलना है। तो 1/1000 गुना में 2500 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गई। और 25 के बटे में 10 है, तो 25 के बटे में 10 का मतलब क्या है कि 1 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा। तो 2.5 किलोमीटर यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, छोटू पानी में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलाने का प्रयास कर रहा था। वह 3 गिलासों में पानी लेता है। पहले गिलास में 1 चम्मच चॉक पाउडर, दूसरे में 1 चम्मच नमक और तीसरे गिलास में 1 चम्मच तेल डालता है और उन्हें अच्छी तरह मिलाता है।
उसने अपने अवलोकनों को कॉपी में लिखा। तो घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं ये आपको बताना है, साथ में बताना है अघुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख लेंगे तो इसको जो है आप एक बार रीड कर लेंगे। आपको बताना है सोल्यूबल मटेरियल क्या है और इनसोल्यूबल क्या है। सोल्यूबल जो घुल जाएंगे उनको घुलनशील कहेंगे, जो नहीं घुलेंगे उनको अघुलनशील यानी इनसोल्यूबल कहेंगे। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो पानी में मिलकर पूरी तरह गायब हो जाते हैं उनको घुलनशील कहेंगे। मटेरियल दैट कम्प्लीटली डिसअपियर व्हेन मिक्सड इन वाटर, ऐसे पदार्थ जो पानी में नहीं मिलते और गायब नहीं होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, इनसोल्यूबल या अघुलनशील कहेंगे। ठीक है, विच डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डोंट डिसअपियर। नेक्स्ट देखिए क्लासीफाई द, हिंदी मीडियम में कर लेते हैं। निम्न को घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों में वर्गीकृत करना है। तो चीनी जो है, रेत है, नमक, सरसों का तेल। तो घुलनशील कौन से होंगे, जो पानी में घुल जाते हैं। तो घुलनशील में क्या आ जाएगा, चीनी जो है घुल जाती है और नमक घुल जाता है, ये घुलनशील हो जाएंगे। अघुलनशील में क्या होगा, अघुलनशील में यहाँ पे रेत हो जाएगा और सरसों का तेल भी नहीं घुलेगा, तो क्या हो जाएगा, सरसों का तेल। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अथवा में दिया गया है द्रव्यमान और आयतन की मापन की इकाइयाँ आपको लिखनी है। तो द्रव्यमान को कैसे मापा जाता है, द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं और किलोग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम और किलोग्राम में मापते हैं और इसको आप ग्राम को जी से डिनोट करेंगे, किलोग्राम को केजी से करेंगे। उसके बाद आयतन का यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आयतन जो है उसको किस में मापते हैं, उसको हम लीटर में, ठीक है, लीटर में मापते हैं और मिलीलीटर में मापते हैं। आप लिख सकते हो मिली लीटर और मिलीलीटर। मिलीलीटर को हम किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं और मिलीलीटर को हम ml से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू वाटर सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल कौन से हो जाएंगे, वाटर सोल्यूबल में आ जाएगा शुगर। ठीक है, वाटर सोल्यूबल में क्या क्या होगा, शुगर कर देंगे और सॉल्ट कर देंगे। क्लियर। और इनसोल्यूबल में क्या होगा, इनसोल्यूबल में सैंड हो जाएगा एंड मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल भी नहीं घुलता है तो मस्टर्ड ऑयल हो जाएगा। मेजरिंग यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो मास की मेजरिंग यूनिट क्या होंगी, ग्राम हो जाएगा एंड किलोग्राम। और वॉल्यूम की क्या रहेंगी, वॉल्यूम की हो जाएगी लीटर एंड मिलीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, इसको हम ml से डिनोट करते हैं, इसको l से, इसको g से, इसको kg से। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। सोनू और मोनू दो मित्र 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। वे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर चर्चा कर रहे थे। सोनू मोनू से कहता है क्या होगा अगर सारा पेट्रोल खत्म हो जाए। तो यह सुनकर मोनू चिंतित हो जाता और कहता है कि तब लोग बाइक चलाने के लिए क्या उपयोग करेंगे। इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ से पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। व्हाट आर रिन्यूएबल सोर्स एंड नो रिन्यूएबल सोर्स। वे संसाधन जो समय में स्वतः ही नवीकृत या पुनः स्थापित हो जाते हैं, यानी जो दोबारा से तैयार किए जा सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। रिसोर्सेज विच गेट रिन्यू, रीप्लेनिश और रीस्टोर्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, उनको हम रिन्यूएबल कहते हैं। और वे संसाधन जो एक सीमित समय में पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे पेट्रोल खत्म हो जाए, कोयला खत्म हो जाए, उनको हम नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। रिसोर्सेज विच आर नॉट प्रोड्यूस और रीप्लेनिश आप विद अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संचयन जो है वो वर्षा जल संचयन क्यों ज़रूरी है। भारत में वर्षा जल संचयन की एक पारंपरिक विधि आपको लिखनी है। वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नेसेसरी, नेम वन ओल्ड प्रैक्टिस टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन इंडिया। तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इससे भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, ताज़े पानी की मात्रा जो है वो क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर। तो इससे जो भूमिगत जल स्तर है वो लेवल बढ़ जाता है। और पुरानी पद्धति जो कि जिससे वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है वो क्या है, बावड़ी उसको कहते हैं। तो इट अलाउ द ग्राउंड वाटर लेवल टू राइज एज फ्रेश वाटर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। क्योंकि ताज़े पानी की मात्रा लगातार घट रही है तो इसीलिए जो वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी मात्रा बढ़ सके। ओल्ड प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, बावड़ी। अथवा में प्रश्न दिया गया है, सूर्य को पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्यों कहा जाता है। Why is sun is called the main source of energy on earth? तो आंसर रहेगा सूर्य का प्रकाश जो है पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। और जो सूर्य का प्रकाश है वो पौधों को भोजन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप बच्चों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही होती है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, क्योंकि उससे ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सभी जीवों को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, इसीलिए सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स प्रिपेयर फूड।
एंड सनलाइट प्रोवाइड ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ विद हीट एंड लाइट, इसीलिए सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी बच्चों कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।